फिर एक बार क्लास में सारा ऐप कैसे हो जाता है, सॉरी ऐप से सारा वीडियो कैसे हो जाता ऐप मेंटेनेंस। है। तो 8 बजे तक क्लास में सारे आ जाते हैं आज आके। सब आ चुका हो। हाँ, जब पढ़ने का मन करता है तो नहीं रहता कभी, हमेशा ही एक चीज रहता है। मेरा तो आप पढ़ने का मन कभी कभी कर रहा है। नहीं, यही मतलब हुआ और क्या। मतलब वीडियो देखने में ऐसे पढ़ने का तो मन नहीं करता है। क्योंकि 2 महीना में 3 महीना में एक बार कोई दिन जाता है। क्या मतलब समझूं मैं इसका। ऑनलाइन वाले ऑडियो क्लियर है, चेक करना। श्याम श्याम उज्जवल क्लियर है। चलो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब आधा चैप्टर जो इसमें है वो यही है बस, टाइप्स ऑफ कंपनीज। कितनी टाइप की कंपनीज होती है, ठीक है। यहाँ से चालू हुआ है पेज नंबर 3 से, और तुम देखोगे 4-5 पेज आराम से ये चलेगा ये टॉपिक। यहाँ पर जाकर पेज नंबर 7 में जाकर यहाँ खत्म हुआ है टाइप्स ऑफ कंपनीज, ठीक है। तो 4-5 पेज में खाली यही दिया हुआ है कितने टाइप का कंपनीज होता है, और मेन सिलेबस का पार्ट यही है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंपनीज, ठीक है। उसके अलावा कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, एमओए एओए, जो कि हम लोग थोड़ा बहुत बीएसटी में पढ़ा हुआ है क्लास 11th का, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, क्वालिफाइड शेयर्स होता है जो, उतना शेयर होल्डिंग हो, हाँ उतना शेयर होल्डिंग होगा तो हम कंपनी के डायरेक्टर्स बन सकते हैं, लेकिन मैंडेटरी नहीं है, बिना शेयर होल्डर भी हम डायरेक्टर बन सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जो, हाँ सीईओ सीएफओ बनने के लिए, और बाकी उसके नीचे मैनेजिंग डायरेक्टर के पोस्ट के नीचे जितने भी डायरेक्टर हैं उसके अलावा कोई भी, मतलब क्वालिफाइड शेयर्स नहीं चाहिए। मैनेजिंग डायरेक्टर्स। ये क्लास में अच्छा होता है क्या? मैं तो नहीं गया हूँ भाई। आप कहाँ पढ़े? मैं पढ़ा हूँ, हम लास्ट समय में इतना ट्यूशन व्यूशन नहीं था भाई। नहीं, आप जहाँ पढ़े हो सीए बन गए इसलिए। तो तुम मतलब वहीं जाओगे पढ़ने, ऐसे है। मैं पढ़ा हूँ, कटक के एक सर हैं, आनंद तिवारी बोल, तिवारी 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 दीवान। तिवारी है, तिवारी। दीवानी भी होता है क्या टाइटल वाइटल। दीवानी, दीवानी। ठीक है, छोड़ दो, आ जाओ यहाँ पर, हम लोग फोकस करते हैं टाइप्स ऑफ कंपनीज के ऊपर, ठीक है। ठीक है, हम कंपनीज को क्लासिफाई कर सकते हैं सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, ठीक है। लाइबिलिटी के हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, दिखा दो एक बार डॉक्टर वॉक्टर को, 2-4 महीना से हो रहा है भाई ये, है ना। बहुत दिन से हो रहा है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ मतलब काफी दिन से खांसी नहीं जा रहा है, और ये मतलब अच्छे साइंस नहीं है, दिखा देना चाहिए इसमें, ठीक है। देखना, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी हम लोग बहुत सारे बेसिस पे कंपनी को डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला बेसिस है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मतलब कितना पैसा हमको पे करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स, कितने मेंबर्स हैं उसके बेसिस पे हम लोग डिवाइड कर, ऐसे करके बहुत सारा बेसिस है जिसके बेसिस पे हम कंपनीज को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, ठीक है। कंपनी लिमिटेड बाय लाइबिलिटी में 3 प्रकार का कंपनी होता है। पहला कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, दूसरा कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, और तीसरा अनलिमिटेड कंपनी, ठीक है। अनलिमिटेड थोड़ा पढ़ने का बात है, क्योंकि हम नॉर्मली पढ़े हैं कि अ कंपनी हैज़ अ लिमिटेड लाइबिलिटी, तो हाउ कम देयर कैन बी अ अनलिमिटेड कंपनी, ठीक है, वो पढ़ने का जरूरत है हमको। देखना, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी रीड करेंगे। सबसे पहला कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, इसका मतलब है वो कंपनी जहाँ पर शेयर्स है, ठीक है, और लोगों का लाइबिलिटी, शेयर होल्डर्स का लाइबिलिटी कहाँ तक लिमिटेड है,
अप टू द अनपेड अमाउंट ऑन द शेयर कैपिटल। जैसे कि आज 10 रुपए का शेयर है, ठीक है, सपोज द वैल्यू ऑफ द शेयर इज 10 रुपीज, 10 रुपए का शेयर है, ठीक है। अब अगर हम 10 रुपए के पूरा का पूरा 10 रुपए दे चुके हैं, सपोज हम लोग शेयर होल्डर हैं और हम 10 रुपए के शेयर के बदले पूरा का पूरा 10 रुपए ऑलरेडी पे कर चुके हैं, अब हमारा कोई भी लाइबिलिटी नहीं है। मतलब कंपनी में कितना भी नुकसान हो जाए, हम पैसा कंट्रीब्यूट करने के लिए लायबल नहीं होंगे, ठीक है। अगर 10 रुपए का शेयर है और हम 10 के बदले अभी सपोज 8 रुपए दे रखे, मतलब एप्लीकेशन अलॉटमेंट दे रखे हैं, सोच लो कॉल का 2 रुपए देना बाकी है अभी, ठीक है। तो अब कंपनी हमसे मैक्सिमम कितना रुपए मांग सकता है, 2 रुपए मांग सकता है। मतलब द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड अमाउंट ऑन द शेयर कैपिटल, ठीक है। जितना रुपए शेयर्स पे अनपेड है, जितना पैसा अब तक नहीं दिए हैं, उतना तक हमारा लाइबिलिटी लिमिटेड है। अगर 10 का पूरा 10 रुपए दे चुके हैं तो अनपेड 0 है, नहीं दिया हुआ पैसा 0 है, देन द लाइबिलिटी इज नील, कोई भी हमारा लाइबिलिटी नहीं होगा। अब कंपनी में कितना भी लॉस क्यों ना हो जाए, हम लोग लायबल नहीं होंगे पैसा कंट्रीब्यूट करने के लिए। क्लियर है इतना? और जैसे मतलब कोई इंसान नहीं देना चाहता तो नहीं भी दे सकता है ना, कोई forfeit करवाना है। नहीं देना पड़ेगा, हाँ फोरफिट करवा सकता है, ठीक है। उससे क्या होगा, लेकिन 8 रुपए पूरा डूब गया, पूरा गया 8 रुपए। लेकिन अगर हम लोग अभी 2 रुपए दे देते हैं, कंपनी जब मांग रहा है एडवर्स सिचुएशंस में, तो हमारा कम से कम शेयर कैपिटल रहेगा, और कंपनी का जब गुड टाइम्स आएगा तो कंपनी को पैसा हमको वापस मिल जाएगा कम से कम। तो 2 रुपए हो सकता है हम देना चाहें, क्योंकि 8 को बचाना भी तो है ना, 8 रुपए को जो हम दे रखे हैं ऑलरेडी। क्लियर है? ठीक है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, सेक्शन याद नहीं करना है, स्टिल लिखा हुआ है, याद नहीं करना है। लेकिन एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 of the Companies Act 2013 defines that when the liability of the members is limited by the memorandum of association, हम पढ़े नहीं है लेकिन मुझे लगता है ये पता होना चाहिए क्लास 11 के हिसाब से, MOA AOA सुना हुआ नाम तो कम से कम है ही, ठीक है। मेमोरेंडम एसोसिएशन टू द अमाउंट इफ एनी, अगर कुछ बचा हुआ है, इफ एनी अनपेड ऑन दी शेयर्स हेल्ड बाय देम, मतलब लोगों का लाइबिलिटी, पब्लिक का लाइबिलिटी कितना तक लिमिटेड है, अप टू द अमाउंट अनपेड इफ एनी ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय देम। अगर हम लोग पूरा पैसा दे चुके हैं तब हमारा कोई भी लाइबिलिटी नहीं बनता, लेकिन अगर हम लोग जितना पैसा नहीं दिए हैं उतना तक हमारा लाइबिलिटी है। जैसे 10 का शेयर में अगर हम 7 रुपए दे रखे या 8 रुपए दे रखे, तो जो अनपेड पार्ट है 2 रुपए या 3 रुपए जो बचा हुआ है, उतना तक हमारा लाइबिलिटी लिमिटेड होगा। लेकिन 10 का 10 दे चुके हैं, देन देयर विल बी नो फर्दर लाइबिलिटीज। क्लियर है? आज जैसे मैं किसी भी कंपनी का शेयर्स खरीदता हूँ, सपोज मैं रिलायंस जियो का शेयर्स खरीदा, अब रिलायंस जियो नुकसान में चला जाए, डूब जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं जितना पैसा दे रखा हूँ मैक्सिमम मेरा उतना डूब जाएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, मेरा पर्सनल प्रॉपर्टी जो है वो लायबल नहीं होगा। क्लियर है? नेक्स्ट, इट इज नोन एज कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। नाम से पता चल रहा है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, मतलब लोगों का लाइबिलिटी किस चीज से लिमिटेड है, उनके शेयर्स के अनपेड अमाउंट से लिमिटेड है, इसलिए नाम दिया गया है लिमिटेड बाय शेयर्स। शेयर्स के द्वारा उनका लाइबिलिटी लिमिटेड हुआ है। क्लियर? नेक्स्ट, it thus implies that for meeting the debts of the company, the shareholder may be called upon to contribute only to the extent of the amount which remains unpaid on his shareholding. कितना भी नुकसान कंपनी को हो जाए, कितना भी उधार हो जाए कंपनी के ऊपर, हम शेयर होल्डर से सिर्फ और सिर्फ उतना ही पैसा मांग सकते हैं जितना पैसा उसका अनपेड है शेयर्स के ऊपर, उससे ज्यादा पैसा नहीं मांग सकते हम, ठीक है। His separate property cannot be encompassed to meet the company's debt. Personal property will be not be liable. Clear है? This is all about first one, company limited by shares. Clear है इतना? दूसरी जो टाइप की कंपनी होती है लाइबिलिटी के हिसाब से, वो होता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ठीक है। अभी होता क्या है ये हम बहुत ध्यान से सुनेंगे तो हमको समझ में आएगा कि ऐसा कंपनी क्यों बनाया गया है, ठीक है।
वैसे बहुत कम है इंडिया के अंदर, तो है भी नहीं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटीज, ठीक है, लेकिन स्टिल एक कॉन्सेप्ट है जो कि प्रैक्टिकली यूज हो सकता है, उतना ज़्यादा यूज होता नहीं है लेकिन, ठीक है। क्या होता है, आज सपोज एक कंपनी हम लोग फॉर्म कर रहे हैं, सपोज वी आर फॉर्मिंग अ कंपनी, एक नया बिजनेस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इन द नेम ऑफ द कंपनी। तो आज हम शेयर्स क्यों इशू करते हैं? इन ऑर्डर टू गेट मनी। शेयर, बेसिक शेयर्स इशू करने का पर्पस क्या है? हम लोगों से पैसा लाते हैं, कैपिटल लाते हैं और उस पैसे से बिजनेस करते हैं हम लोग, ठीक है। दिस इज द बेसिक पर्पस ऑफ इशूइंग अ शेयर। शेयर को इशू करने का ये बेसिक सा पर्पस है, ठीक है। आज कोई ऐसा कंपनी है जिसके पास ऑलरेडी सफिशिएंट फंड्स है, दे आर नॉट इन नीड ऑफ एनी फंड्स, कोई भी पैसे का उनको जरूरत नहीं है लोगों से। आज मैं कंपनी बना रहा हूँ एंड आई एम इन सफिशिएंट फंड्स, मेरे पास सफिशिएंट पैसा है जो मैं लगा सकता हूँ, मुझे लोगों का पैसे का जरूरत नहीं है, उनका पैसा मुझे नहीं चाहिए, बट स्टिल आई वांट टू मेक अ पब्लिक कंपनी, मैं एक पब्लिक कंपनी बनाना चाहता हूँ, लेकिन मैं लोगों से पैसा नहीं लेना चाहता बिकॉज आई हैव सफिशिएंट फंड्स, मैं शेयर इशू करके पैसा नहीं लाना चाहता, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन मेंबर्स तो बनाना पड़ेगा, मिनिमम 7 लोग तो चाहिए ना पब्लिक कंपनी बनाने के लिए, तो 7 लोगों को तो जुगाड़ करना पड़ेगा ना, मेंबर्स बनाना तो पड़ेगा, लेकिन हम उनको शेयर नहीं देंगे क्योंकि हमारे पास शेयर है ही नहीं, वी डोंट हैव एनी शेयर्स। कंपनी मे नॉट हैव अ शेयर, ऐसा भी कंपनी होता है जहाँ पे शेयर्स ही नहीं है कंपनी में, ठीक है। तो जब सफिशिएंट पैसा है, लेकिन मैं 6 या 7 लोगों को, सोचो मैं मेंबर बनाना चाहता हूँ। अब जब मैं इन लोगों को मेंबर बनाऊंगा तो ये लोग प्रॉफिट में हिस्सेदारी लेंगे, जो भी प्रॉफिट्स होगा इनको डिवाइड हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स, इनको पैसा मिलेगा, ठीक है। लेकिन आज मैं इनसे पैसा भी नहीं ले रहा, मैं इनको बोल रहा हूँ कि आज पैसे का जरूरत नहीं है, बहुत पैसा है हमारे पास, आ जाओ हमारे साथ मेंबर खाली बन जाओ, तुम्हारे पैसे का हमको जरूरत नहीं है। तो हम उनसे कुछ तो लेंगे, कम से कम कुछ तो उनसे हमको इनपुट आना चाहिए। जब हम लोग उनको डिविडेंड भी देने वाले हैं, जो प्रॉफिट हम लोग अर्न करेंगे उस पर हम उनको डिविडेंड भी देने वाले हैं, तो उनसे हमको पैसा तो आज मिलने वाला है नहीं। तो हम उनको सिर्फ एक बात बोले कि तुम एक काम करो, तुम सिर्फ एक गारंटी दो। किस बात का गारंटी? कि कंपनी जब वाइंड अप हो रहा होगा, उससे पहले नहीं, कंपनी जब वाइंड अप हो रहा होगा, कंपनी अगर बंद हो जाए कभी भी, भगवान ना करे, लेकिन कोई वजह से अगर कंपनी बंद हो जाता है, तो तुम इतना रुपए कंट्रीब्यूट करोगे कंपनी के वाइंड अप के समय। कंपनी का जब खराब सिचुएशन आएगा, कंपनी जब बंद हो रहा होगा, तब तुम एग्री करो कि तुम इतना रुपए कंट्रीब्यूट करोगे। तो वो एग्री किया कि मैं 10 लाख रुपए कंट्रीब्यूट करूंगा कंपनी के वाइंड अप के समय। अगर कंपनी बंद हो जाता है तो मैं 10 लाख रुपए कंपनी को दूंगा अपने डेट्स को क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो आज पैसा दिया नहीं है, आज सिर्फ एक गारंटी दिया है कि अगर कंपनी बंद हो जाएगा तो मैं 10 लाख रुपए कंट्रीब्यूट करूंगा कंपनी के एसेट्स के लिए, कंपनी के डेट्स को क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो इस व्यक्ति का लाइबिलिटी कितना है, मैक्सिमम कितना है लाइबिलिटी? 10 लाख रुपए। ये 10 लाख रुपए कैसे डिसाइड हुआ? ऑन द बेसिस ऑफ द गारंटी ही हैज अंडरटेकन, जितना रुपए का गारंटी वो लिया है उसके हिसाब से उसका लाइबिलिटी डिसाइड हुआ। इसलिए ऐसी कंपनी को बोलते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। फिर भी कंट्रीब्यूट करेंगे इनके रिलेटिव्स, इनका जो लीगल हेयर होगा वो कंट्रीब्यूट करेगा कंपनी के एसेट्स के ऊपर, ठीक है। ऐसे नहीं होता है कभी भी, लीगल हेयर, करेक्ट, लीगल हेयर मना नहीं कर सकता। बस इतना सा बात है कि जितने रुपए का एसेट्स वो लेगा, अगर लाइबिलिटीज ज्यादा है तो वो जितने का एसेट है सिर्फ उतना कंट्रीब्यूट करेगा, बट ही हैज टू कंट्रीब्यूट, पैसा देना ही पड़ेगा, ठीक है। नहीं, गारंटी कंपनी नहीं, ठीक है। तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब है जहां पर हम गारंटी देते हैं कि कंपनी का वाइंड अप के समय हम इतना पैसा कंट्रीब्यूट करेंगे। समझ में आ रहा है? दिस इज नोन एज कंपनी लिमिटेड, मतलब उसका लाइबिलिटी लिमिटेड है लोगों का। कैसे लिमिटेड है? ऊपर शेयर से लिमिटेड था, अब कैसे लिमिटेड है? गारंटी जितना वो लोग लिए हैं उससे उनका लाइबिलिटी लिमिटेड है, इसलिए कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। क्लियर है? अब एक बात इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कंपनी के लाइफ के समय शेयर होल्डर से पैसा नहीं मांग सकते। कंपनी जब चल रहा है,
कंपनी बंद नहीं हुआ है तो हम किसी को बोल नहीं सकते तू 10 लाख देगा, बोला था ला 10 लाख रुपए, ये हम नहीं बोल सकते। कंपनी जब बंद हो रहा होगा तभी वो 10 नहीं छोड़ सकता। कंपनी भी, इसके शेयर्स भी हम लोग ट्रांसफर नहीं कर सकते, ये भी हम नीचे पढ़ने वाले हैं। द फेमस केस ऑफ नरेंद्र कुमार अग्रवाल वर्सेस सरोज। किसके थ्रू? किसी भी, कोई भी कंपनी कभी भी शेयर इशू कर सकता है विद द ड्यू परमिशन ऑफ सेबी। ऐसा कुछ नहीं है कि ये कंपनी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ऊपर वाला भी कर सकता है, ये भी कर सकता है। लेकिन अगर किसी को पैसा नहीं चाहिए तो उसको पब्लिक क्यों होना होगा? क्या चीज? किसी को अगर पैसा नहीं चाहिए तो उसको पब्लिक ना प्रॉफिट 7 मेंबर्स बनाना, उसको पब्लिक कंपनी का अपना रेपुटेशन है, ठीक है, अपना ब्रांड है, पब्लिक कंपनी के नाम से कितने सारे बड़ी बड़ी कंपनीज का रेपुटेशन से प्रोडक्ट्स बिक रहा है, ठीक है, तो उसको ग्लोबली रीच करना है, तो वो पब्लिक कंपनी बनाना चाहता है। प्राइवेट कंपनी का एक बहुत छोटा सा एरिया में रीच हो पाएगा, ठीक है। प्लस सेबी से बहुत सारे बेनिफिट्स हैं पब्लिक कंपनी को जो कि प्राइवेट कंपनीज को नहीं है। प्राइवेट कंपनीज को बल्कि बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस है कि ये कर सकता है, ये नहीं कर सकता, ऐसे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस है प्राइवेट कंपनीज को, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। As per section 2 subsection 21 of the Companies Act 2013 defines it as a company having the liability of the members limited by the memorandum to such amount as the members may respectively undertake to contribute to the assets of the company in the event of wound up। ये इंपॉर्टेंट है कि जब कंपनी बंद हो रहा होगा तभी हम लोगों से कंट्रीब्यूशन मांग सकते हैं। कंपनी चल रहा है उसके बीच में हम लोगों से पैसा बिल्कुल भी नहीं मांग सकते, ठीक है। तो कंपनी कब पैसा मांग पाएगा? पब्लिक से। पब्लिक से मतलब उनके शेयर होल्डर से। शेयर होल्डर तो नहीं बोल सकते, मेंबर्स बोल सकते हैं। शेयर होल्डर तो किसको बोलते हैं? जो शेयर होल्ड करता है, यहाँ तो शेयर है ही नहीं, तो इनको मेंबर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये मेंबर्स से हम कब पैसा मांग सकते हैं? जब कंपनी बंद हो रहा होगा, वाइंड अप हो रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट, thus the liability of the members of a guarantee company is limited up to the stipulated sum mentioned in the memorandum. Members cannot be called upon to contribute beyond the stipulated sum। जितना रुपए का गारंटी लिया है उससे ज्यादा पैसे हम उससे बिल्कुल भी नहीं मांग सकते, ठीक है। नेक्स्ट, it is clear from the definition of the guarantee company that it does not raise its initial working funds from its members। क्लियरली पता चल रहा है कि लोगों से इसको पैसा नहीं चाहिए, इसके पास पैसे हैं ऑलरेडी, ठीक है। Therefore, such a company may be useful only when there is no working funds are needed or where these funds can be held from other sources like। और कहीं से या तो पैसा चाहिए ही नहीं, या पैसा है, या पैसा का और कोई जगह से सेटिंग है, जैसे कि एंडोमेंट, फी, चार्जेस, डोनेशंस, ये सब जगह से पैसा आ जाएगा, उनको पता है। मेंबर से पैसा नहीं चाहिए उनको, ठीक है। तो हम बनाते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, मतलब जितना पैसा चाहिए उनको पता है कि और कोई सोर्सेज से वो पैसा आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक बहुत फेमस केस है इन नरेंद्र कुमार वर्सेस सरोज, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, ध्यान से समझने से पता चलेगा, ठीक है। आज कोई शेयर हम लोग जब खरीदते हैं, ठीक है, तो हम लोग बीइंग अ ओनर ऑफ द शेयर वी कैन फ्रीली ट्रांसफर द शेयर। If the company is a public company, we can freely transfer the shares। हम freely शेयर को ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई हमको रोक नहीं सकता। मैं अगर अपना शेयर बेचना चाहता हूं तो मैं किसी भी व्यक्ति को अपना शेयर्स बेच सकता हूं। समझ में आ रहा है? लेकिन इन केस ऑफ अ गारंटी कंपनी, अगर मिस्टर ए वहां का मेंबर है और मिस्टर ए 10 लाख रुपए का गारंटी दे रखा है कंपनी को कि कंपनी जब बंद हो रहा होगा तो कंपनी को वो 10 लाख रुपए कॉन्ट्रीब्यूट करेगा टुवर्ड्स द एसेट्स ऑफ द कंपनी। अब ए अगर ये मेंबरशिप किसी को बेच देगा बी को, हो सकता है बी फाइनेंशियली उतना साउंड हो ही ना कि वो 10 लाख रुपए कंट्रीब्यूट कर पाए इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है इस पे कि शेयर्स के केस में एक ओनर के पास अधिकार है, कंपनी उसको मना नहीं कर सकता। शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल है, तुम किसी को भी बेचो, कंपनी तुमको नहीं रोक सकता शेयर्स बेचने से। लेकिन इन केस ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी,
दिस इज ऑन अ डिफरेंट स्टैंडिंग, अलग अलग पोजीशन पे खड़े हैं अब हम लोग। अब कंपनी तुमको रोक सकता है अपना हिस्सेदारी बेचने से, क्योंकि तुम बहुत साल से बिना पैसा दिए कंपनी का डिविडेंड एंजॉय कर रहे हो। अब तुम जब पैसा देने का बारी आने वाला देख रहे हो, तुम किसी को शेयर्स बेच देना चाहते हो, तो अपना हिस्सेदारी बेच देना चाहते हो, तो कंपनी उसमें तुमको रोक सकता है अपना हिस्सेदारी किसी दूसरे को बेचने में। समझ में आ रहा है? तो शेयर के केस में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन गारंटी कंपनी में कंपनी के हाथ में, कंपनी चाहे तो अलाउ करेगा, कंपनी चाहे तो मना भी कर सकता है कि तुम अपना हिस्सा किसी को नहीं बेच सकते। क्लियर? ये फेमस केस है नरेंद्र कुमार अग्रवाल वर्सेस सरोज। ठीक है, देखना पड़ेंगे क्या हो रहा है। द सुप्रीम कोर्ट हैज लेड डाउन दैट द राइट ऑफ अ गारंटी कंपनी, गारंटी कंपनी का अधिकार है टू रिफ्यूज, मना कर देगा, टू एक्सेप्ट द ट्रांसफर बाय अ मेंबर ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द कंपनी इज ऑन अ डिफरेंट फुटिंग देन दैट ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। क्या बोल रहा है? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का अलग बात है, उनको अलाउड है, वो लोग अपना हिस्सेदारी बेचें, करें, जो करना है करें उनको, वो कंपनी उनको नहीं रोक सकता। लेकिन कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी स्टैंड्स ऑन अ डिफरेंट फुटिंग, वो अलग जगह पे खड़ा है आज, और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी अपने मेंबर्स को रोक सकता है अपने हिस्सेदारी किसी दूसरे को बेचने से। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, द मेंबरशिप ऑफ गारंटी कंपनी में कैरी प्रिविलेजेस मच डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ अ ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। ठीक है, ये लोग बहुत ऑर्डिनरी वाले तो खाली पैसा लगाए हैं, डिविडेंड पा रहे हैं, लेकिन ये लोग तो बिना पैसा लगाए फ्री में कब से डिविडेंड एंजॉय कर रहे हैं, तो इनको कंपनी रोक सकता है अपने हिस्सेदारी किसी दूसरे को बेचने से। ठीक है, वरना तो हम 10 साल डिविडेंड एंजॉय करके कंपनी के एडवर्स सिचुएशंस में हम लोग किसी को अपना हिस्सेदारी बेच सकते हैं, और ऐसे व्यक्ति को बेचती है जो कि अपने आप में कैपेबल ही नहीं है 10 लाख रुपए देने में, तो कंपनी फिर क्या कर पाएगा? 10 लाख रुपए, उसको इंसॉल्वेंट हो जाएगा सामने वाला, तो कंपनी 10 लाख रुपए रिकवर नहीं कर पाएगा फिर। क्लियर है? तो क्योंकि तुम राइट्स एंजॉय कर रहे हो बिना पैसा लगाए, डिविडेंड यू आर एंजॉइंग, यू कैन नॉट ट्रांसफर दी मेंबरशिप। क्लियर? ये गया 2। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटीज। ठीक है, इंपॉर्टेंट है किसके अंदर क्या है। तो ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी में 3 है। पहला कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, और आखिरी है अनलिमिटेड कंपनी। ठीक है, बेसिकली अनलिमिटेड कंपनी ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, एवरी कंपनी इज लिमिटेड, क्योंकि हम बेसिक सा प्रिंसिपल पढ़े, अ कंपनी हैज अ लिमिटेड लाइबिलिटी, तो बेसिक फीचर तो वही है, लिमिटेड लाइबिलिटी। तो एक स्पेशल टाइप का कंपनी है, यहाँ पर पूरा ऐसे अनलिमिटेड नहीं है, एक सर्टेन जगह पे सिर्फ अनलिमिटेड है। पढ़ेंगे एक बार, देखना। सेक्शन 2 सबसेक्शन 92 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 defines unlimited company as a company not having any limit on the liability of its members. In such a company, the liability of the members ceases when it ceases to be a member. Ceases मतलब नहीं करना, बंद हो जाना, नहीं होना या नहीं करना। ठीक है, the liability of each member extends to the whole amount of the company's debt and liabilities, but he will be entitled to claim contribution from other members. ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जैसे A, B, C, D 3-4 मेंबर्स हैं। ठीक है, यहाँ बोल रहा है कि A जो है, A को हम लोग पूरा का पूरा पैसा कंट्रीब्यूट कर बोल के भी बोल सकते हैं, B, C और D का हिस्सा। ठीक है, अब A लायबल होगा पूरा पैसा कंट्रीब्यूट करने में, लेकिन बाद में किससे मांग सकता है वो पैसा? B, C और D से वो पैसा मांग सकता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सबका पैसा हमको भरना पड़ेगा, बस ये है कि एक बार तुमसे मांगा जा सकता है और तुमको पैसा देना पड़ेगा। लेटर ऑन यू कैन रिकवर इट फ्रॉम दी अदर कॉन्ट्रीब्यूटर्स या अदर मेंबर्स। खाने के रेस्टोरेंट में 1000 रुपये का बिल आया, 4 जन है, या तो वहीं 250 निकाल लो, एक आदमी 1000 दे दिया, बाहर हिसाब किताब कर लो, दोनों होता है कि नहीं, तो वहीं 250 पकड़ा के दे देना। दिस इज कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, सब अपना अपना हिस्सेदारी देख रहे हैं, कोई किसी के मैटर में इंटरफियर नहीं कर रहा। और दूसरा हो गया, एक बार कोई दे दिया 1000 रुपये, बाहर जाके बाकी लोग 250 रुपये उसको दे दिए, ये भी चल जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। तो वैसा ही है अनलिमिटेड कंपनी। ठीक है, तो अनलिमिटेड मतलब ये नहीं कि सब पैसा हमको भरना पड़ जाएगा, पर्सनल प्रॉपर्टी बिक जाएगा, ऐसा नहीं होता कंपनी में, बिकॉज द बेसिक फीचर ऑफ अ कंपनी इज कंपनी हैज अ लिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक है, क्लियर है इतना? दिस इज ऑल अबाउट कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। 3 प्रकार की कंपनी है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स,
कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स, कितने मेंबर्स है उसके हिसाब से कंपनी को डिवाइड किया गया है। पहले मेंबर्स के हिसाब से दो ही कंपनी हुआ करता था, एक हम पढ़े होंगे प्राइवेट और दूसरा पढ़ते थे पब्लिक। ठीक है, एक नया इंट्रोड्यूस हुआ 2013 में, ओपीसी, वन पर्सन कंपनी। वन पर्सन इज अ काइंड ऑफ अ प्राइवेट कंपनी ओनली, प्राइवेट ही है, बस प्राइवेट में दो होते हैं मिनिमम, और इसमें एक के साथ भी बनाने का अलाउ किया गया है। ठीक है, तो बोल सकते हैं स्पेशल टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी। ठीक है, तीन है, पहला वन पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी के अंदर ये शॉर्ट अंदर है स्मॉल कंपनी, प्राइवेट कंपनी के सब हेडिंग्स में है स्मॉल कंपनी, और उसके बाद थर्ड है पब्लिक कंपनी। ठीक है, तो कितना मस्त डेफिनेशन है, पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। बहुत ज़्यादा ही एक्सप्लेन कर दिया ना। चलो देखेंगे यहाँ पे आगे हम लोग ओपीसी, वन पर्सन कंपनी। ठीक है, वन पर्सन कंपनी बेसिकली लॉन्च हुआ था 2013 के आसपास में, एक्ट आया था 2013 में, उसी के द्वारा ही लॉन्च हुआ था। क्यों आया था? क्योंकि उस समय मोदी जी का स्कीम चल रहा था, इनोवेशन, स्टार्टअप इंडिया, मेड इन इंडिया, ये सब बहुत वर्ड्स फेमस हो रहे थे, और उसी का एक स्टेप है ओपीसी। ठीक है, उसी के द्वारा ही एक स्टेप लिया गया है। द नेम ऑफ द कंपनी, न्यू टाइप ऑफ कंपनी हैज बीन अलाउड, दैट इज वन पर्सन कंपनी। लॉजिक क्या है इसका? लोग सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कर रहे थे। ठीक है, अकेला व्यक्ति है, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कर रहा है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ फंड्स है उसके पास, बट ही डज नॉट एंजॉय अ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड अ लिमिटेड लाइबिलिटी। ये चीज़ मिसिंग है उसके पास, क्योंकि वो सोल प्रोप्राइटरशिप है, और सोल प्रोप्राइटरशिप में मिसिंग है ना ये चीज़, अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो जा रहा है। एक तो बिजनेस डूबा, व्यापार डूबा, तो घर बार बेचकर पैसा देना पड़ जाएगा। ठीक है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी प्लस सेपरेट लीगल एंटिटी भी नहीं है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो लोग हमारे नाम पर केस फाइल करने लग जा रहे हैं, कंपनी के नाम पे या बिजनेस के नाम पर नहीं कर रहे, क्योंकि क्या मिसिंग है वहाँ पर? सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस मिसिंग है। ठीक है, तो वहीं पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोचा कि लोग बिजनेस करने से डर रहे हैं इंडिया में, ड्यू टू दिस टू थिंग्स, दैट इज सेपरेट लीगल एंटिटी एंड नो सेपरेट लीगल एंटिटी एंड अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ये दो बेसिक पॉइंट से लोग डर रहे हैं। अकेला आदमी है, बिजनेस करना चाहता है, लेकिन ये दो चीज उसको रोक देता है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं मिलता उसको, और दूसरा उसका लिमिटेड नहीं होता लाइबिलिटी, लाइबिलिटी उसका अनलिमिटेड हो जा रहा है। तो कंपनी एक्ट इसको नए टाइप के कंपनी अलाउ किया फॉर्म करने के लिए। बेसिकली सोल प्रोप्राइटरशिप ही है, एक ही व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति कंपनी बना रहा है, बट जब वो कंपनी फॉर्म कर लेता है तो ही एंजॉयज अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस एंड ही एंजॉयज अ लिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक है, तो यही चीज़ उनको अलाउ करने के लिए कंपनी बनाया गया है, बेसिकली एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस देने के लिए और दूसरा लिमिटेड लाइबिलिटी देने के लिए। ठीक है, और कोई पर्पज़ नहीं है ओपीसी का, सिर्फ ये दो पर्पज़ है, ताकि इंडिया के अंदर इनोवेशन हो, लोग कोई नया स्टार्टअप करने से ना डरें, क्योंकि उनका लॉस का अमाउंट लिमिटेड है, दे हैव अ लिमिटेड लाइबिलिटी। क्लियर है? देखना, द कंपनीज एक्ट 2013 इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू क्लास ऑफ कंपनीज दैट कैन बी इनकॉर्पोरेटेड बाय अ सिंगल पर्सन। एक अकेला व्यक्ति इस बिजनेस को ओपन कर सकता है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 defines one person company OPC as a company which has only one person as a member। so, क्या समझाने का बात है? नाम से पता चल रहा है वन पर्सन कंपनी, एक आदमी कंपनी बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट, वन पर्सन कंपनी हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड टू एनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप एंड कॉर्पोरेटाइजेशन। कॉर्पोरेटाइजेशन मतलब सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। ठीक है, ऑफ बिजनेस। OPC differs from sole proprietorship concern in an aspect that OPC is a separate legal entity with a limited liability, जो कि कहाँ मिसिंग है? सोल प्रोप्राइटरशिप में। ठीक है,
The procedural requirements of OPC are simplified through exemptions provided under the Act in comparison of other forms of company. तो इसको बनाना काफ़ी आसान है क्योंकि बहुत सारा बेसिक लॉ के द्वारा बेसिक लॉ जो है उससे उनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, मतलब वो चीज़ उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं, ठीक है। तो कुछ बेसिक सा पॉइंट्स है ओपीसी के ऊपर, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ओपीसी एग्जाम में आ भी जाएगा, मैक्सिमम चांस से आ जाएगा ओपीसी एग्जाम में, ठीक है। तो ये सारा पॉइंट्स है ओपीसी के फंक्शंस के ऊपर, ठीक है। देखना कैसे कैसे ओपीसी फंक्शन करता है, कैसे फॉर्म होता है, उसके रिलेटेड कुछ बेसिक पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। देखना सबसे पहला सिर्फ रीड करना है, जो पॉइंट नहीं समझ में आएगा देखेंगे, ठीक है। ओनली वन पर्सन एज मेंबर, समझ में आ रहा है, एक ही आदमी है बस, ठीक है। सेकंड, कोई मिनिमम पैसा लगाने का जरूरत नहीं है, जीरो कैपिटल से भी पैसा हम बिजनेस स्टार्ट कर सकते, नो मिनिमम अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड। द मेमोरेंडम ऑफ ओपीसी, मतलब जो ओपीसी का एमओए बनेगा, shall indicate the name of one person who shall in the event of the subscriber's death or his incapacity to contract become the member of the company, ठीक है। क्या बोल रहा है ये? मतलब अगर मालिक मर गया तो ये भी परपेचुअल एग्जिस्टेंस होना चाहिए। करेक्ट, नॉमिनी बोल रहा है यहाँ पर, बेसिकली एक नॉमिनी के लिए बोल रहा है कि ये कंपनी है, इसका सिर्फ एक ही मेंबर है, ये मर गया तो क्या करेंगे फिर? तो कंपनी क्या बोल रहा है, इसका रूल क्या बोल रहा है, इसके एमओए में एक व्यक्ति का और नाम लिखा हुआ होना चाहिए जो इसके डेथ या इसके इनकैपेसिटी के समय ये कौन बनेगा, ये हाँ ये भी आएगा, ये पूरा वैलिड क्वेश्चन है ना, दोनों एक साथ मर गए तो क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर दोनों नहीं, पहली बात तो अगर ओपीसी का मेंबर का डेथ हो जाता है तो उसका नॉमिनी बन जाएगा, नॉमिनी का पहले डेथ हो जाता है मेंबर से पहले तो नया नॉमिनी बन जाएगा। और अगर दूसरा, मतलब ऐसा सोच लो एक ही गाड़ी में जा रहे थे, मेंबर भी और नॉमिनी भी, उठ गए बेचारे, है ना, डेथ हो गया तो अब कंपनी का क्या होगा? क्या कंपनी बंद हो जाएगा? नो, कंपनी हैज अ परपेचुअल सक्सेशन, ये भूलना मत कभी। कंपनी के सारे में क्वेश्चन पूछेगा, कंपनी में 10 मेंबर थे, एक बड़ा वाला इनोवा में जा रहे थे वो लोग, इनोवा पलटा, बिल्डिंग ब्रिज से नीचे गिरा, 10 के 10 खत्म, कंपनी का क्या होगा? क्या कंपनी बंद हो जाएगा? द आंसर इज नो। तुमको लगेगा मर गए सब, गया कंपनी बंद, नहीं, कंपनी का बंद नहीं हुआ है यहाँ पर, ठीक है। वो अंडरटेकर है, मतलब फिर उठ जाएगा कंपनी। देखो अंडरटेकर वाला, देखो WWE देखे हो, वो सब ऐसे दिखाता है, ठीक है। तो क्या है, परपेचुअल सक्सेशन है। परपेचुअल सक्सेशन मतलब लॉ के द्वारा क्रिएटेड है और लॉ के द्वारा ही बंद हो सकता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं, गवर्नमेंट नहीं, कोई नहीं, जो नॉमिनी का नाम जो लिखा होगा वही, नॉमिनी का भी डेथ हो गया तो फिर गवर्नमेंट, तुम गवर्नमेंट भी मर गया, नहीं, कुछ ओनर फोनर नहीं बनेगा, तो गवर्नमेंट के कंट्रोल में जाएगा वो, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ नॉमिनी ही उसका नेक्स्ट मेंबर बन सकता है, नॉमिनी के अलावा। तुम वो क्लेम करो, वो प्रॉपर्टी कंपनी बाकियों का डेट क्लियर करेगा, जो बच जाएगा उसके लीगल हेयर को मिल जाएगा, वो सब अलग चीज है, लेकिन हम मेंबर नहीं बन सकते। और उसको हाँ गवर्नमेंट बंद कर देगा, जो पैसा देना है बाहर वालों को दे देगा, जो बच जाएगा वो उनके घर वालों को मिल जाएगा, घर वाले मतलब लीगल हेयर को, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए यहाँ पे, तुम हाइपोथेटिकल केसेस बहुत हो गया, यहाँ आ जाते, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये क्यों बनाया गया है, ताकि क्योंकि अगर मेंबर का सडन डेथ हो जाता है तो कोई और होना चाहिए बेसिकली उसकी जगह लेने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, द अदर पर्सन हुज नेम इज गिवन इन द मेमोरेंडम, मतलब वो नॉमिनी का बात कर रहा है, shall give his prior written consent prescribed form with the same and the same shall be filed with the registrar of companies at a time of incorporation। तो जिसका नाम दे रहे हो उससे भी पूछ लो थोड़ा कि वो बनना चाहता है कि नहीं, ठीक है। तो उससे रिटर्न कंसेंट ले लेना है कि वो मेंबर बनेगा इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ द ओरिजिनल मेंबर, और वो जो रिटर्न कंसेंट आया होगा हम आरओसी के पास उसको सबमिट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट,
such other person may be given the right to withdraw the consent. कभी भी वो विड्रॉ कर सकता है, और वो विड्रॉ किया तो हम फिर नेक्स्ट आदमी को फिर नॉमिनी बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, द मेंबर ऑफ ओपीसी में एट एनी टाइम चेंज द नेम ऑफ सच अदर पर्सन। हम भी चाहें तो बदल सकते हैं, हमको लगता है अब ये आदमी ठीक नहीं है, इसको नॉमिनी नहीं रखना चाहिए, तो हम उसको हटा सकते हैं नॉमिनी से, उसको एक रिटर्न लेटर दे देंगे कि हम तेरा नाम नॉमिनी से हटा रहे, और हम किसी नए नॉमिनी को भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। द मेंबर ऑफ ओपीसी में बी एट एनी टाइम चेंज द नेम ऑफ सच अदर पर्सन बाय गिविंग नोटिस टू द कंपनी एंड द कंपनी से इंटीमेट द सेम टू द रजिस्ट्रार, ठीक है। नेक्स्ट, एनी सच चेंज इन द नेम ऑफ द पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम। ये माना जाएगा कि एमओए बदला गया है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली एमओए में होता है मेंबर्स क्लॉज, जहाँ पे लिखा होता है कौन कौन मेंबर है, तो चेंज करना पड़ेगा, नॉमिनी क्लॉज चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, ओनली ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओनली ए नेचुरल पर्सन मतलब हु हैज टेकन बर्थ, ठीक है, हु इज एन इंडियन सिटीजन and resident in India, person who stayed in India for a period not less than 182 days। resident किसको बोलते हैं? जो 182 दिन इंडिया में रहा है, ठीक है, पिछले साल, ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो बेसिकली गवर्नमेंट चाहता है कि सिर्फ नेचुरल पर्सन उसको रन करें, आर्टिफिशियल पर्सन नहीं, मतलब कोई एक जो ओपीसी में जो एक मेंबर है वो एक कंपनी नहीं हो सकता मेंबर, तो ये कंपनी क्या है? कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है। लेकिन नॉर्मल कंपनीज में अदर कंपनी में भी अ मेंबर, क्योंकि डिफरेंट कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस एंड दैट कंपनी कैन बी अ मेंबर, ठीक है। कंपनी, हाँ, पार्टनर भी बन सकता है, कंपनी का भी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, ठीक है। तो क्योंकि कंपनी का सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है तो कंपनी पार्टनर भी बन सकता है, शेयर होल्डर भी बन सकता है, लेकिन नॉट इन केस ऑफ अ ओपीसी, बिकॉज ओपीसी में एक ही व्यक्ति है, तो नेचुरल पर्सन होगा तब तो चला पाएगा ना, आर्टिफिशियल पर्सन कैसे चलाएगा उसको, ठीक है। तो लॉ लिख दिया, वो एक व्यक्ति सिर्फ क्या होना चाहिए? नेचुरल पर्सन, अगेन हु इज एन इंडियन सिटीजन, अगेन हु इज अ रेसिडेंट इन, ठीक है। तो दो तीन रेस्ट्रिक्शंस है। रेसिडेंट किसको बोलते हैं? जो 182 दिन इंडिया में रहा है, ठीक है, अच्छा ऐसे डिफाइन कर दिया, करेक्ट। और इसमें इकोनॉमिक्स में पढ़े पूरा एक चैप्टर उसमें कहीं नहीं दिया, रेसिडेंशियल स्टेटस नहीं पढ़े हो? लेकिन ऐसा ये 188 दिन 182 दिन पिछले साल ऐसा कुछ नहीं दिया था, हम कुछ कोई बताए कि रेसिडेंट कैसे बनते हैं, वो ठीक है, वो हमारे उस समय सिलेबस में नहीं था, ठीक है। अब मैं एक चीज बताता हूँ तुमको, यहाँ बहुत कॉमन सा बात है। अब आज हम लोग रेसिडेंट का रूल है, रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ाने में 5 से 6 क्लास लगेगा खाली रेसिडेंशियल पढ़ाने में, कि हाउ टू डिसाइड समवन इज अ रेसिडेंट और अ नॉन रेसिडेंट। आज इंडिया टीम गया है इंग्लैंड खेलने, ठीक है, अगर 8 महीना 10 महीना वहाँ रह गया और 500 टेस्ट खेला, 10 तो वनडे खेला, 15 तो T20 खेला, और एक वर्ल्ड कप वहाँ चालू हो गया, वर्ल्ड कप खेल के वापस आया 8 महीना बाद, तो विराट कोहली तो पिछले साल 182 दिन इंडिया में नहीं रहा, वो तो इंग्लैंड में था 6 महीना, तो क्या नॉन रेसिडेंट हो जाएगा? दे विल बी रेसिडेंट। रेसिडेंशियल स्टेटस बहुत बड़ा चैप्टर है, जहाँ पर हमको बहुत सारे इफ बट्स के केसेस देखने पड़ेंगे, ठीक है। आज ऑस्ट्रेलिया से लोग आते हैं यहाँ इंडिया में खेलने, सपोज वर्ल्ड कप चल रहा है, उसके पहले ऑस्ट्रेलिया IPL खेलने आ गए, फिर वर्ल्ड कप खेल लिए, फिर इंडिया का टूर है वो भी कर लिए, 6-8 महीना ऑस्ट्रेलिया टीम यहाँ रह गया, तो क्या ऑस्ट्रेलिया के सारे प्लेयर वहाँ के नॉन रेसिडेंट हो जाएंगे और यहाँ के रेसिडेंट हो जाएंगे? नहीं, द आंसर इज अगेन नो। तो वहाँ पर हमको रेसिडेंशियल स्टेटस एक बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा टॉपिक है कि हाउ टू डिसाइड समवन इज अ, अगर ऐसा होगा कि कोई मतलब यहाँ पे वर्क किया है और जाके बाहर रहना है तो वहाँ पे तो नॉन रेसिडेंट हो जाएगा, मतलब इंडिया का नॉन रेसिडेंट हो जाएगा वो, ठीक है। तो वही हमको देखना है कि परमानेंट गया है, टेम्परेरी गया है, कितना दिन के लिए गया है, किस काम के लिए गया है, वापस आएगा नहीं आएगा, ये सब बहुत सारे रूल्स है। 10 साल भी रूल है, 2 साल वाला भी एक रूल है, तो सिर्फ मल्टीपल, हाँ वो इनकम टैक्स में है, कोई ठीक बिना है। सिटीजन में भी रेसिडेंट हो सकता है, क्या चीज? हाँ, बिना सिटीजन में भी रेसिडेंट हो सकता है, ठीक है। चलो देखना नेक्स्ट, आ जाओ यहाँ पे। तो 182 दिन बेसिकली जनरल लॉ 182 दिन का, 182 दिन अगर इंडिया में है तो ही विल बी अ रेसिडेंट, ठीक है। नेक्स्ट,
शैल बी, एक अगर ये रेसिडेंट है, नेचुरल पर्सन है और इंडियन सिटीजन है तो वो इनकॉर्पोरेट कर सकता है ओपीसी, ही कैन इनकॉर्पोरेट एन ओपीसी प्लस ही कैन ऑल्सो बी ए मेंबर, मतलब नॉमिनी ऑफ अ ओपीसी। ठीक है, तो ओपीसी के नॉमिनी भी बन सकते हैं या हम चाहें तो ओपीसी के मेंबर भी बन सकते हैं, प्रोवाइडेड रूल दोनों के लिए सेम है, नेचुरल पर्सन होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट more than one OPC or become nominee in more than one such company। ठीक है, तो हम किसी एक कंपनी में ही ओपीसी हो सकते हैं, मतलब ओपीसी बना सकते हैं, दो ओपीसी नहीं बना सकते या दो ओपीसी के नॉमिनी भी नहीं बन सकते, प्लस एक के ओपीसी के मेंबर और एक के नॉमिनी भी नहीं बन सकते। ठीक है, या तो हम ओपीसी के मेंबर हैं या नॉमिनी हैं, ना ओपीसी और नॉमिनी दोनों नहीं हो सकता, प्लस एक से ज्यादा ओपीसी भी नहीं हो सकता, एक से ज्यादा नॉमिनी भी नहीं हो सकता। ठीक है, एक ही होगा जो होगा मेंबर या नॉमिनी, वो भी एक ही कंपनी में बस। ठीक है, नेक्स्ट, नो माइनर, छोटे बच्चे अलाउड नहीं है, नो माइनर सेल बिकम मेंबर और नॉमिनी ऑफ ओपीसी और कैन होल्ड शेयर्स विथ एंड बेनिफिशियल इंटरेस्ट। ठीक है, माइनर सिंपली मीन्स 18। ठीक है, नेक्स्ट, such company cannot be incorporated or converted into a company under section 8। ठीक है, सेक्शन 8 लिख लेना, एनपीओ। ठीक है, लिख लो, आगे चल के पढ़ेंगे हम लोग सेक्शन 8 कंपनीज। सेक्शन 8 एनपीओ मेंबर नहीं बन सकता, या मतलब एनपीओ में कन्वर्ट नहीं कर सकते हम उसको। क्यों? क्योंकि ये कंपनी आया क्यों है, लोग इनोवेशन करें, तो इनोवेशन करें तो बिजनेस डेवलप करें, उसके लिए आया है, नॉट फॉर प्रॉफिट काम करने के लिए, चैरिटी करने के लिए, वो सब के लिए तो ऑलरेडी ट्रस्ट बना के करो ना, ओपीसी बनाने का क्या जरूरत है उसकी। ठीक है, ट्रस्ट होता है, ट्रस्ट सोसाइटी ये सब होता है ना। दो इट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट और पब्लिक कंपनी इन सर्टेन केसेस, प्राइवेट और पब्लिक में कन्वर्ट हो सकता है, हम नीचे यहाँ पे पढ़ेंगे कब कन्वर्ट हो सकता है, यहाँ नीचे थोड़ा बहुत दिया हुआ है। ठीक है, देखते हैं। नेक्स्ट, such company cannot carry out non banking financial investment activities, मतलब बैंक का काम। ठीक है, बैंकिंग या नॉन बैंकिंग, नॉन बैंकिंग मतलब म्यूचुअल फंड्स, शेयर ट्रेडिंग, ये सब काम भी ये कंपनी नहीं कर सकते, क्योंकि द बेसिक पर्पस ऑफ द कंपनी इज टू इनोवेट समथिंग, इसलिए बनाया गया है ना, इसलिए अलाउ किया गया है। तो बाकी जो काम सब कोई पहले से कर रहे हैं, तो ये कंपनी बनाकर वो सब तो नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट, ओपीसी कैनॉट बी वॉलंटरीली इन एनी काइंड ऑफ कंपनी, कन्वर्ट नहीं हो सकता किसी दूसरे कंपनी में, अनलेस, ये इंपॉर्टेंट है बॉस, अनलेस 2 years हैव एक्सपायर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मतलब जिस दिन कंपनी बना था उस दिन से अगर 2 साल नहीं हुआ है तो कंपनी को हम प्राइवेट या पब्लिक में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, सेक्शन 8 में तो कर ही नहीं सकते, पब्लिक प्राइवेट में भी नहीं कर सकते जब तक मिनिमम कितना दिन ना हो जाए, 2 साल ना हो जाए, 2 years ना हो जाए। क्लियर है इतना? दूसरा बोल रहे हैं कि अगर 2 साल से पहले कन्वर्ट करना चाहते हो तो क्या है रूल, एक्सेप्ट वेयर द पेड अप शेयर कैपिटल इंक्रीज बियॉन्ड 50 लाख रुपीज, और दोनों में से एक, दोनों नहीं, दोनों में से एक। ठीक है, तो पेड अप शेयर कैपिटल अगर 50 लाख से ज्यादा हो चुका है, या फिर एवरेज एनुअल टर्नओवर एक्सीड्स 2 करोड़ रुपीज, अगर टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा हो चुका है तो अब अलाउ कर दिया जाए। कौन सा 5 करोड़ हो गया, 2 करोड़ ही है। ठीक है, तो यहाँ पे 50 लाख से, हाँ 50 लाख से, हाँ टर्नओवर मतलब सेल्स ऑब्वियसली। ठीक है, ये पेड अप शेयर कैपिटल जो 50 लाख से 5 करोड़ तक कंपनी कर सकता है गवर्नमेंट, प्लस ये 2 करोड़ से 20 करोड़ तक कर सकता है गवर्नमेंट, जो अभी किया नहीं है ये सब कुछ। तो वो प्राइवेट है 50 लाख से 5 करोड़। हाँ ठीक है, समझ में आ गया इतना, आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट, तो यहाँ पर ओपीसी सिंपली एक पहला 2 साल के अंदर तो कन्वर्ट हो ही नहीं सकता,
2 साल के बाद ऐसे ही कन्वर्ट हो सकता है, भले पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से कम हो, भले ही टर्नओवर 2 करोड़ से कम हो, हम फिर भी आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम 2 साल से पहले कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमको या तो पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज्यादा होगा तो ही कर सकते हैं, या फिर टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा होगा तो ही हम लोग कर सकते हैं। इसमें कोई चेंजेस नहीं है, एज इट इज, ठीक है। क्लियर है इतना? नेक्स्ट, तो बेसिकली लॉक बनाया क्यों है ऐसा? बोला कि अभी तो तुम छोटी सी कंपनी थे, तुम बोले थे हमको प्रोटेक्शन चाहिए, हम अकेले हैं, हमको ओपीसी बनवा दो। तुम अभी कहाँ अचानक से प्राइवेट पब्लिक में जाना चाहते हो? मिनिमम 2 साल तो व्यापार कर लो, कुछ डेवलपमेंट कर लो, फिर जाओ 2 साल बाद, कोई नहीं रोकेगा। लेकिन ये बोल रहा है कि हम तो 6 महीना में बहुत डेवलपमेंट कर लिए हैं। तो हम बोले अच्छा ठीक है, चलो डेवलपमेंट दिखाओ क्या किए हो, पेड अप से कल 50 लाख से ऊपर है क्या? बोला हाँ हो गया है, मतलब एनफ डेवलपमेंट कर लिया 2 साल से पहले ही कंपनी, तो इसको आप पब्लिक प्राइवेट में कन्वर्ट कर देना चाहिए। ओपीसी में संभालना डिफिकल्ट हो रहा होगा। पेड अप से 50 लाख से ज्यादा हो गया है, बढ़ा नहीं, टोटल 50 लाख से ज्यादा हो चुका है, ठीक है। या फिर इसका टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर हो गया है, मतलब कंपनी को छोटे लेवल पे नहीं है, कंपनी बड़े लेवल पे चला गया है, तो अब ओपीसी में संभालने में दिक्कत आ रहा होगा, इसको कन्वर्ट कर देते हैं पब्लिक या फिर प्राइवेट कंपनी। क्लियर है इतना? नेक्स्ट, ये बाकी एक छोटा सा पेनल्टी है जो कि ऐसे तो हमको नहीं पढ़ना है, लर्न भी नहीं करना है, ठीक है। कि कोई अगर कुछ डिफॉल्ट करेगा तो क्या फाइन लगेगा, क्या होगा, हम फाइन वाइन याद बिल्कुल भी नहीं रख पाएंगे, ठीक है। रीड कर लेते हैं फिर भी। If one person company or any officer of the such company contravenes मतलब तोड़ना, the provisions, they shall be punishable with a fine which may extend to 10,000 rupees or with a further fine which may extend to 1,000 rupees for every day after the first during which the contravention continues। मिनिमम फाइन 10,000 बोल रहा है, 10,000 तक लगा देगा, उसके बाद भी तुम नहीं सुधरे तो रोज का 1,000 रुपए फाइन जोड़ता जाएगा। समझ में आ रहा है? ये सब हम याद नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत सारा पेनल्टीज आ जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ 5-7 क्लासेस, रोज एक दो पेनल्टी पढ़ते जाएंगे, पेनल्टी सब भूल जाओगे लास्ट में। तो मैं पहले ही कटवा देता हूँ इसलिए कि पेनल्टी लर्न करने का जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। क्लियर है इतना? ये हम लोग पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स। पहला है ओपीसी, फिर प्राइवेट और उसके बाद पब्लिक, ठीक है। यहाँ पे रुकेंगे, प्राइवेट पब्लिक नेक्स्ट क्लास, ठीक है। मार्क कर देता हूँ। ऑनलाइन वाले बाकी नेक्स्ट क्लास, ठीक है। उनका रजिस्ट्रेशन फीस भी कुछ करता है।